आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। टाइम्स नाउ नव भारत इस वक्त आप देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आप लगातार पाठशाला को फुल अटेंडेंस दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये सिर्फ कहने भर की लाइन नहीं है, यकीन मानिए जब से मैंने न्यूज की पाठशाला की शुरुआत की है, मुझे जगह जगह से अलग अलग राज्यों से लोग मैसेज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर बात की जा सकती है, कौन कौन से वो सामाजिक मुद्दे हैं। पॉलिटिकल तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन बच्चों को आप और क्या दिखा सकती हैं, हम किस तरीके से इस वक्त समाज में बदलाव चाहते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं। मेरा फोन भरा पड़ा है। मेरी टीम यानी न्यूज की पाठशाला की टीम, उनको भी तरह तरह के फीडबैक मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं, आज पाठशाला में आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पर लगेगी क्लास। पाठ नंबर 1, चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर की चढ़ाई की तैयारी है। इस्तीफे के बाद भी कैसे ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे चंपत, ये बड़ा सवाल और इसका जवाब तलाशना है। और अचानक फिर से राम मंदिर क्यों पहुंच गई एसआईटी, क्या क्या मिला है, कितनी नकदी बरामद हो गई है और कितना चंदा चोरी हुआ है। आपके मन में भी तो ये सवाल होंगे ना। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। फिर आएगा पार्ट नंबर 2, चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का बागी गुट। ऐसा क्या मांग लिया कि ममता गुट तिलमिला उठा। सांसद चले गए, विधायक चले गए, पार्टी अध्यक्ष और नेता विपक्ष का पद भी चला गया। अब क्या ममता से पार्टी भी छिन जाएगी, यक्ष प्रश्न। बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला क्या, टीएमसी का नाम सिंबल पैसा, क्या बागी गुट सबका सब लेकर चला जाएगा। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है, ये क्या है। हर बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोकने वाले ये विकास विरोधी गैंग एक्टिव कैसे हो जाते हैं, कौन काम करता है इसके पीछे। और फिर आएगा पार्ट नंबर 4, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, जेट स्प्रे से पानी मारा, रोने पर बच्चों को ऐसी सजा कि कोई मां अगर देखे तो तड़प उठे। मासूमों का टॉर्चर रूम बन गया डे केयर। कितने बच्चे सुरक्षित हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना होगा हमें। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको बताएंगे कि नल ना बंद करने से कितना पानी बर्बाद करते हैं आप, सोचा है कभी। पाठशाला में आज सबसे पहले सोशल साइंस की क्लास आपके सामने रखूंगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर से क्या चढ़ाई की तैयारी है, इस्तीफे के बाद भी कैसे ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे चंपत, ये आज का बड़ा प्रश्न है। आज अचानक फिर से राम मंदिर क्यों पहुंच गई एसआईटी, ये भी बताएंगे। रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला जब से सामने आया है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आपके मन में क्या था। खासकर यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका है, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई, यही ना कि इन पर कार्रवाई कब होगी। क्या चंदा चोरों पर कार्रवाई होगी, सिर्फ कागजों में होगी, या फिर योगी सरकार अपने चित परिचित और अपने पुराने एकदम कठोर अंदाज में एक्शन लेगी। क्या उनका अंदाज है, जो भी गड़बड़ी करता पाया जाएगा और सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, गैर कानूनी तरीके से मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, सबसे पहले उसको उड़ा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से विपक्ष भी सवाल पूछ रहा था, कहां है बुलडोजर। उदासीन राम भक्त सवाल पूछ रहे थे, असद ओवैसी मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, एनकाउंटर याद दिला रहे थे, बुलडोजर एक्शन ना लिए जाने पर सरकार को घेर रहे थे। और उन सबको आज जवाब मिल गया। सीएम योगी जवाब देने वाले हैं। योगी चंदा चोरों का चुन चुन कर हिसाब लेने वाले हैं। मजहब देखकर आरोप लगाने वालों का योगी कैसे मुंह बंद करने वाले हैं, वो आप अभी देखेंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप कह सकते हैं रूबिका जी कहां, हमें तो बुलडोजर नहीं दिखा, हमें तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखी, आप तो केवल फोटो दिखा रही हैं। ना,
हमें पता है वो तरीके से आप समझ जाएंगे कि बुलडोजर एक्शन होने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी कैसे है? देखिए, गिरफ्तार कितने किए गए, कितने आरोपी हैं, बता सकता है कोई? 7 नहीं 8 आरोपी हैं। एक बार बताती हूँ, अज्ञात है। तो ये जो आरोपी हैं, 8 आरोपी, उनमें से एक है लवकुश मिश्रा। उसकी फोटो आप देख लीजिए, साइड में चल रही है। ये आरोपी है। नाम क्या है इसका? लवकुश मिश्रा। चंदा चोरी के आरोपी सिर्फ गिरफ्तार नहीं हो रही है, ये जो है ये सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुआ है, चढ़ावे की एक एक पाई वसूली गई। और एक एक पाई अभी मतलब कितनी और बाकी है, कितनी वसूली है, ये मैं आगे बताऊंगी। लेकिन चढ़ावा चोरी पर एक्शन के लिए प्रशासन ने चारों मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया और घेराबंदी शुरू कर दी है। अब ये 4 मोर्चे कौन से हैं, गिनते जाइएगा। पहला मोर्चा, गिरफ्तारी के बाद छापेमारी करके चुराए गए पैसों की बरामदगी शुरू हो गई है, पहला मोर्चा। दूसरा मोर्चा, पूछताछ में चोरी का पूरा मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो जाना जाएगा। तीसरा मोर्चा, बैंक खातों की पड़ताल करके वित्तीय लेन देन का हिसाब जाना जाएगा। और फिर चोरी से जुटाए गए पैसों से बनाई गई अवैध संपत्ति पर क्या चलेगा? बुलडोजर। शुरुआत होगी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी जब की गई, उसमें से सबसे पहले एक्शन की तैयारी लवकुश मिश्रा के अवैध घर पर है। और इसकी तस्दीक क्या करता है? मैं कह रही थी ना कि एक ट्रेंड है, हमें पता है कैसे। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा कर दिया है लवकुश मिश्रा के इसी निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर। नोटिस क्या कहता है, जानना चाहेंगे? नोटिस कहता है मकान का निर्माण नियमों का पालन किए बगैर हो रहा है। जिस जमीन पर मकान बन रहा है वो लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर है। ऐसे में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लवकुश की पत्नी से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। क्लैरिफाई करो कि जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया जाता तो बुलडोजर एक्शन होगा। लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने पहले ही 14,25,000 रुपए कैश बरामद कर दिए। कितने? 14,25,000 रुपए बरामद हो गए हैं। जो लवकुश मिश्रा रामलला के चढ़ावे की गिनती करता था, आपको पता है पहले वो कौन था? आगे मत बढ़िएगा, रुक जाइएगा, कुंडली खोल रहे हैं। अच्छा, गैस कीजिए ये कौन था? गैस कीजिए क्या करता होगा? नॉर्मल वर्क क्या करता होगा? राजा? अरे वो तो काम थोड़ी हुआ, तो चोरी हुई ना। ये जो शख्स है ये पहले मैकेनिक था, कार मैकेनिक था, मिस्त्री था। चढ़ावे की गिनती के लिए लवकुश मिश्रा को 12,000 से 15,000 रुपए की तनख्वाह पर रखा गया। 16 अक्टूबर 2025 को लवकुश ने पत्नी सुप्रिया के नाम पर 25 लाख रुपए की कीमत की जमीन खरीदी और फिर भवन का निर्माण भी करने लगा। यहां भी वो घपला करने से चूका नहीं। जांच में सामने आया कि लवकुश मिश्रा ने 25 लाख की जमीन की रजिस्ट्री की कीमत करीब 8,80,000 रुपए दिखा दी। अब उसका निर्माणाधीन मकान, बैंक खाते, परिवार का वित्तीय लेन देन पुलिस के राडार पर आ गया है। गड़बड़ी करोगे तो फंसोगे। याद कीजिए, एक तो त्रेता युग के लवकुश थे, प्रभु राम के लवकुश, रघुवंश के वो लवकुश जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोक दिया था कि नहीं? और ये कलयुग का लवकुश है जिसने राम मंदिर का चंदा रोक लिया। सूत्र बताते हैं कि लवकुश मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाई। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो भी इसी पूछताछ के आधार पर हुई है। मैच नहीं किया, सवाल पूछा कुछ, जवाब दिया कुछ। अब पुलिस लवकुश मिश्रा को जानना चाहती है और लवकुश मिश्रा से भी जानना चाहती है कि भैया वो कौन सा फॉर्मूला था जिससे इतनी कम सैलरी में ऐसी गजब की संपत्ति खड़ी कर दी। उसके बैंक खातों में ये पैसा आ कहां से रहा था? क्या चढ़ावे की रकम का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में हुआ? क्या परिवार के दूसरे लोग भी आर्थिक लेन देन में शामिल थे? ये पता किया जा रहा है। पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी में लवकुश मिश्रा ने अपने साले, मैंने बहुत पहले बताया था न्यूज की पाठशाला में कि सब अपने ये जीजा, साले, भाई, भतीजा सबको लगा दिया जा रहा था। तो साला है लवकुश का अनुकल्प,
उसको भी चोरों के ग्रुप में जोड़ दिया। जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार चोरी की गई इस बड़ी रकम का एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ के दौरान उड़ाया गया। अब खबर यह है कि ये जो वित्तीय हेरफेर हुआ है, इस मामले में ईडी एंटर करेगी, क्योंकि जब भी कोई वित्तीय गड़बड़ी होती है तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को आना होता है, तफ्तीश करनी होती है। यानी श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा भरोसे के साथ रामलला के चरणों में चढ़ाया था, और आप सोचिए ना, मैंने तो वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही प्रभु राम की वो मूरत आपके सामने दिखाई देती है, आप सब भूल जाते हैं। मैंने देखा है महिलाओं को अपने हाथों से कोई सोने की चूड़ी उतार देता, कोई चांदी की पाजेब दान कर देता, जिसके हाथ में जितना रुपया आता था वो दान पेटी में डाल देता। गुप्त दान भी तो एक चीज होती है ना। और मैंने अपनी आंखों से देखा है गरीब से गरीब औरत अपनी झोली में ऐसे चावल भर के ले आती थी कि प्रभु राम के यहां जा रही हूं, क्या लेकर जाऊंगी, और इस भाव से कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा राम। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि रामलला के दान पात्र में चोरी हो गई, वैसे ही हर किसी के भरोसे को चोट लगी, हर किसी के भरोसे को। अब सवाल यह है कि जिनके कंधे पर चंदे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो कहां है? सामने क्यों नहीं आ रहे? चंपत जी कहां हैं? आप सामने क्यों नहीं आ रहे? आइए ना, देश को बताइए कि अगर किसी ने चपत लगाई है प्रभु राम के चंदे में, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आइए ना, आप तो मीडिया से बड़ा बात किया करते थे, आकर बताइए। आप पाक साफ है तो बताइए, जिम्मेदारी में लीपापोती कर रहे हैं तो बताइए, कुछ गड़बड़ी हुई है तो बताइए। आप अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि इस कलंक के साथ मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ना चाहिए आपको। चंपत राय ये दावा कर रहे हैं कि टिन्नू यादव ने उनके साथ विश्वासघात किया। ये बात सीधे तौर पर वो अपने सहयोगियों से कह रहे हैं, लेकिन चंपत राय की ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि चंपत राय के रहते हुए भक्तों के भरोसे पर चोट लगी है और उसके जख्म बहुत गहरे हैं। और इसीलिए फैजाबाद बार काउंसिल भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ सड़क पर उतर आई। फैजाबाद के बार एसोसिएशन के सदस्यों को इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है इन्होंने। बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्र से श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए नकद और बहुमूल्य जेवरात की बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए। चंदा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य पर सवाल खड़े होने थे और हो रहे। सवाल यह है कि ट्रस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ट्रस्ट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर तो लग नहीं रहा है कि काम करता है। अब सबकी नजर है 6 जुलाई पर। क्या होगा 6 जुलाई को, पता है किसी को? 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ये जो इस्तीफा दिया है ना अनिल मिश्रा और चंपत राय और इन सब ने, और इस्तीफा भी लिया नहीं है, वो इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना है उसका फैसला भी इसी बैठक में होगा। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन से आगे का क्या रिश्ता रहेगा, इस पर भी फैसला होगा। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों के इस्तीफे पर फैसला ट्रस्ट के बायलॉज के तहत होगा। इस्तीफा मंजूर करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि अगर चंपत राय महासचिव पद से हट भी जाते हैं, सुनिएगा आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर चंपत राय महासचिव के पद से हट भी जाते हैं तो भी वो ट्रस्ट के सदस्य बने रह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे भाई? ऐसे कि नियमों में पद और सदस्यता ये दोनों अलग अलग है। आप पद पर हैं और सदस्य हैं, हो सकता है पद पर नहीं हैं और सदस्य हैं, ये भी हो सकता है। बैठक में ट्रस्ट के 12 सदस्यों के साथ, 12 सदस्य इसलिए क्योंकि 2 सदस्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बैठक में आरएसएस, वीएचपी के प्रतिनिधि तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड करेंगे। यानी 6 जुलाई की बैठक सिर्फ 2 इस्तीफों पर फैसला नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि चढ़ावा विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा बहाल करने के लिए लोगों का भरोसा उस पर हो,
ट्रस्ट पर ट्रस्ट हो, इसके लिए कौन से बड़े कदम उठाए जाए। 28 दिन बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रस्ट का क्या होगा। और दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आया कि नहीं, मुझे बता दीजिएगा कि रामलला के चंदा चोरों ने कितनी बड़ी रकम चुराई होगी, ये आप लोगों के जहन में आया? और रवि के जहन में नहीं आया, लेकिन बिस्वा के जहन में आया। आपके मन में भी आया होगा कि ये लोग मतलब कितना चुराया होगा इन्होंने ये 2 सालों में, कितना चंदा या चढ़ावा चोरी हुआ होगा। देखिए, एसआईटी की तरफ से ये पता नहीं लगा, ना पुलिस की तरफ से ये पता लग पा रहा है। अब क्यों नहीं पता लग पा रहा है, किसी ने सोचा? पेच है इसमें, उस पेच को समझिए। हमारे देश में गुप्त दान होता है, बड़ा चलन है। आपने भी अपनी दादी नानी, किसी बुजुर्ग के मुंह से सुना होगा कि दान ऐसे दो कि दाएं हाथ से दिए गए दान के बारे में बाएं हाथ को भी पता ना चले। और हुआ यही, कोई ऐसे सीसीटीवी में दिखा दिखा के थोड़ी दान पात्र में डाल रहा था। वो तो कुछ लोग थे जो ट्रस्ट को जाके और रसीद कटवा रहे थे, लेकिन वो तो कुछ ही लोग थे ना जिन्होंने बहुत भारी रकम दे दी, या सोने की मूर्ति दे दी, या चांदी वाली मूर्ति दे दी। लेकिन कई ऐसे थे जिन्होंने गुप्त दान किया है। अब आया कितना, चुराया कितना, कैसे पता चलेगा? इसीलिए तो इन लोगों ने हाथ साफ किया। श्रद्धा में डूबे भक्तों ने दिल खोलकर दान किया होगा। अब प्रभु राम जाने कि दान पात्र में कितने सोने के कंगन थे, कितनी चांदी की पाजेब थी। लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करके इस देश के आम जन ने अपने राम जी के नाम पर 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 500 दिए, 5,000, 50,000, 5 लाख अपनी अपनी कमाई के हिसाब से दान पात्र में डाले। लेकिन दान पात्र में कितना पैसा आया उसका तो कोई लिखित रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि सीसीटीवी से यह भी पता लगाना मुश्किल है कि किस भक्त ने कितना पैसा दान पात्र में डाला। या फिर सोने के मुकुट, चांदी के छत्र जैसी चीजों का मान लीजिए रिकॉर्ड मिल भी जाता है, लेकिन इनका कहां से मिलेगा? क्योंकि वो लिखित में दर्ज हुई नहीं, कोई पर्ची थोड़ी कटवाता है। दानदाता को इसकी रसीद नहीं मिली, गुप्त दान का कोई रिकॉर्ड है नहीं। हालांकि आज एसआईटी एक बार फिर राम मंदिर पहुंची, जहां उसने नए सिरे से जांच शुरू की। चंदा चोरी पर सियासत में कोई कमी नहीं है, यह भी सोच लीजिए। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रही है। उफ, राम पे जो अभी इनका प्रेम डोल रहा है ना, वो भी देखने लायक है। केसी वेणुगोपाल आरोप लगा रहे हैं कि अब तक की एसआईटी जांच सिर्फ दिखावा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। केसी वेणुगोपाल लिख रहे हैं, जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी चंदा चोरी को 27 का सियासी हथियार बनाने के मूड में है। अखिलेश जी कह रहे हैं प्रभु राम मर्यादा के प्रतीक है, संविधान देश की मर्यादा है। बीजेपी ने ना आस्था छोड़ी है ना मर्यादा। इस बार बीजेपी को ना चंदा मिलेगा, ना चढ़ाना और ना वोट। सुनिए जरा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अब हम इंतजार करेंगे ये ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है और जिसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब देखना यही है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो खबर बता रही हूं, इसे ममता बनर्जी नहीं देखना चाहेंगी। इनफैक्ट कोई भी पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है ऐसा नहीं देखना चाहेगा अपनी पार्टी को लेकर। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का बागी गुट, अब ऐसी क्या मांग कर दी कि ममता गुट तिलमिला उठा है। सांसद गए, विधायक गए, पार्टी अध्यक्ष गए, नेता विपक्ष का पद भी गया। अब क्या ममता से पार्टी भी छिन जाएगी? बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला, टीएमसी का नाम, सिंबल, पैसा, क्या बागी गुट का सब पर अधिकार हो जाएगा? राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है और बहुत निर्मम है। निर्मम समझते ना? निर्मम क्या होता है विश्वा? निर्मम, क्रूअल, कठोर। यहां डूबते
उगते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है राजनीति में, याद रखिए। 1905 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था, याद है ना, एकला चलो रे। ममता बनर्जी के मुंह से आपने कई मर्तबा ये सुना होगा, एकला चलो नारा सुना होगा। और जब जब ममता बनर्जी चलती थी वो एक एकला चलो का कैंपेन वाला आपके दिमाग में रहता था, और वो अक्सर कहती भी थी, मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ना जानती हूं। लेकिन एकला चलो रे का यही नारा आज ममता बनर्जी की राजनीति का कड़वा सच बन गया है। दीदी की परछाई बनकर चलने वाले सहयोगी आज उनका साथ छोड़ चुके हैं, और ममता वाकई अब एकला चलने पर मजबूर हो गई है। बंगाल में आज से 59 दिन पहले 4 मई को चुनाव के नतीजे आए, ठीक है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि बंगाल में सिर्फ सत्ता बदली है। किसी ने सोचा था कि सत्ता के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी ही बदल जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। पावरफुल लेडी के तौर पर, योद्धा के तौर पर, वॉरियर के, स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ममता बनर्जी की तब भी पहचान थी, अब भी है। 15 साल तक सत्ता की सिरमौर रही दीदी, और उनकी पार्टी बदल गई। ऐसी बदली कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी पूरी तरह निकल गई। टीएमसी के 2 फाड़ होने के बाद आज पहली बार बागी गुट चुनाव आयोग के फुल बेंच से मुलाकात करने पहुंचा। बागी गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने की इजाजत ले ली थी। आज बागी गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर पिछले 59 दिनों में जो कुछ हुआ सब बता दिया। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी में हुए ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस यानी संगठनात्मक बदलावों के बारे में पूरी जानकारी दी। बागी गुट ने चुनाव आयोग से टीएमसी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग के सामने आज ये दावा कर दिया कि हम ही हैं असली टीएमसी। बागी गुट के मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी बात को बड़ा सीरियसली सुना है। कैसे सुना है? बहुत गंभीरता से सुना है। अब बागी गुट को उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनकी मांगों पर फैसला करेगा और जल्द फैसला करेगा। टीएमसी बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उनके नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई। किसके लीडरशिप में हुई है? अटेंशन नहीं दे रहे हैं आप बिस्वा। ऋतुव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष हैं। ऋतुव्रत बनर्जी कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी अब बागी हो चुके हैं। उनके नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई। इस बैठक में टीएमसी के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया। टीएमसी के 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी इसी दिन कर दिया। अब इन सभी बदलावों की जानकारी आज टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को दी कि भैया हमने तो ये सारी चीजें कर दी। ऋतुव्रत बनर्जी ने यह बताया कि पार्टी में किस तरह का बदलाव होता है तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना एक प्रक्रिया है, और इसी वजह से ये मुलाकात हुई। वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। ये ऋतुव्रत बनर्जी देखिए कौन है। मैं हम लोग इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच उन लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिला, और काफी लंबा समय से उन्होंने हमारा जो बात था वो बात सुने हैं, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन, हम लोग जो आए थे इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द विल गेट बैक टू अस। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है तो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। तो 22 तारीख हम लोग मिले, 23 तारीख ही हम लोग यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज के जमा किए थे हमारा चिट्ठी। तो ये कौन थे? ऋतुव्रत बनर्जी। सोचिए, कभी बंगाल में गरजना वाली ममता बनर्जी
इस वक्त क्या देख रही हैं। पहले तो वो अपनी सीट हार जाती है, उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, पार्टी का अध्यक्ष पद छीन लिया जाता है, विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी चली जाती है और अब ममता बनर्जी से उनकी पार्टी भी छीनने की पूरी कोशिश इस वक्त हो रही है। किसी ने सोचा था कभी? ममता बनर्जी गुट हालांकि ये कह रहा है अभी भी पार्टी ममता बनर्जी की है, उनका एकाधिकार है और बागी गुट चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले उसके हाथ में कुछो नहीं आने वाला। ऋतुव्रत ये कह भी रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है कि बागी गुट चाह कर भी ममता बनर्जी की पार्टी हथिया नहीं पाएंगे? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? सब कुछ कानून पर निर्भर करता है ना भाई। किसी पार्टी में अगर दो गुट बन जाए और दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर ले कि पार्टी मेरी नहीं मेरी, तो कानूनी अधिकार किसका होगा? कहीं तो कुछ लिखा होगा ना। पार्टी का असली गुट किसे कहा जाएगा, इसके बारे में संविधान में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? हमारी संविधान हर चीज का सलूशन है और इसीलिए संविधान क्या कहता है आपको बताते हैं। चलिए भाई बोर्ड बाबू की तरफ पहले करेंगे बोर्ड बाबू को प्रणाम। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड बाबू। संविधान क्या कहता है, किस मसले पर क्या कहता है कि अगर पार्टी में दो फाड़ हो जाए, एक कहने लगे कि ये मेरी पार्टी और दूसरा के नहीं भैया मेरी पार्टी, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के तहत किसी पार्टी के बागी गुट को मान्यता तभी मिलेगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तभी मिलेगी जब 2/3 विधायक या सांसद बागी के साथ होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखिए। आपको चाहिए 2/3 या तो विधायक या सांसद। अब आप कहेंगे तो फिर ममता दीदी वाली टीएमसी में क्या सीन है ना? ये जानना चाहेंगे। चलिए अब वो बताती हूँ आपको। ये आया अगला स्लाइड। विधानसभा में टीएमसी की स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। विधानसभा में इस वक्त टीएमसी की स्थिति ये है कि टीएमसी के पास इस वक्त 80 विधायक है। कितने विधायक है? 80। इनमें से जो बागी गुट है उसके पास कितने हैं? 58। बागी गुट के पास 2/3 समर्थन है कि नहीं है? भाई अगर मैं 80 का 2/3 निकालने जाती हूं तो लगभग 53 पॉइंट समथिंग होता है, 53 पॉइंट समथिंग। तो वो कितना हो गया? वो हो गया 54। यानी ये तो 58 है, तो 4 ज्यादा है, यहां पर 4 ज्यादा है। अब आ जाइए, बागी गुट के पास यहां पर 2/3 बहुमत है। ममता के पास कितने हैं? 22। ममता के पास देखिए कितने विधायक हैं? 22। केवल 22। ये 2/3 होते हैं? अभी नहीं होते। 2/3 कौन से होते हैं? 58 होते हैं। और ये किसके साथ है? ये अलग गुट बना चुके हैं, ये बागी हैं। चलिए अब अगले के पास आते हैं। ये तो विधायक था, विधायक वाला मामला। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा मतलब क्या हुआ? सांसद। लोकसभा का मतलब हुआ सांसद। तो लोकसभा में टीएमसी के कुल कितने सांसद हैं? 28 सांसद हैं। इनमें से 20 सांसद अलग हो चुके हैं। ठीक है, और 2/3 निकालूं मैं 28 का तो कितना होगा पता है? 19। तो ये तो +1 चल रहा है अभी। ठीक है, और बागी सांसदों की संख्या 19 होनी चाहिए, 20 हो गई, तो 2/3 इनके पास चला गया, बागियों के पास। अब क्या बच जाता है? ममता के पास कितने बच जाते हैं? 8 बच जाते हैं। यानी जो 19 होते हैं वो भी यहां नहीं आ पा रहे हैं। हो गई स्थिति खराब। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा की भी मैं बात कर देती हूँ। राज्यसभा में टीएमसी की स्थिति क्या है? राज्यसभा में टीएमसी के 13 में से 4 सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। 4 सांसद जा चुके हैं। ममता गुट के पास अभी कितने बच रहे हैं? केवल 9 राज्यसभा सांसद। तो यहां भी स्थिति बहुत बढ़िया ममता बनर्जी के फेवर वाली दिखाई दे नहीं रही है। यानी दल बदल कानून के मुताबिक किसी पार्टी के पास अगर 2/3 विधायक और सांसद हैं, मतलब बागी के पास, तो फिर पूरे चांसेस हैं कि वो कहां चला जाएगा? बागी के पास चला जाएगा। अब जरा दूसरा, बागी गुट का दूसरी पार्टी में विलय कैसे होगा? कैसे होगा विलय?
ये आपके सामने है। 2/3 विधायक सांसद दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं। मतलब ये चाहे तो या तो कांग्रेस में जा सकते हैं या फिर ये बीजेपी में जा सकते हैं या फिर अलग गुट बनाकर उसकी मान्यता मांग सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी यही तो कर रहे हैं, अलग गुट बना रहे हैं। बंगाल में स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को मान्यता दे दी है। स्पीकर ने, ठीक है, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो बागी गुट के पास जा सकता है, ऐसी सूचना है। लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर दिया है। जो पार्टी है वो एनसीपीआई बताई जा रही है, एनसीपीआई के पास ये जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त ममता बनर्जी के लिए हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जरा आगे आ जाते हैं। आप ये जानना चाहेंगे ये फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी कि कोई और होगा वो करेगा? बागी गुट की मान्यता पर अंतिम फैसला करने वाला विधानसभा में कौन हुआ? विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष हुए, ठीक है। लोकसभा में कौन हुए? लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हुए। राज्यसभा में कौन हुए? सभापति हुए। पर राज्यसभा में तो वैसे ही इस्तीफा दिया जा चुका है। यानी अगर विधानसभा की बात आती है तो अध्यक्ष रथिंद्र बोस फैसला लेंगे कि ये किसके पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन वो भी बायलॉज देखेंगे, बुक्स देखेंगे, संविधान देखेंगे। लोकसभा में ओम बिरला इसका फैसला लेंगे और अगर राज्यसभा आए तो सभापति सीपी राधाकृष्णन इसका अंतिम फैसला लेने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारा फैसला ना ममता बनर्जी करेंगी ना ही बागी गुट करेगा। इसका फैसला हमने आपको बता दिया कौन करेगा। लेकिन ममता गुट के पास ये अधिकार है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सके। इसीलिए ममता गुट बागी गुट के दावों को खारिज कर रहा है। बागी गुट को क्या कह रहा है आप जानते हैं? वर्ड बताऊं क्या कह रहा है? टुटपुटिया झुंड। क्या कह रहा है? टुटपुटिया झुंड। बड़ा टूटी फ्रूटी टाइप है लेकिन टुटपुटिया झुंड। सुनिए कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटफुटिया झुंड जो नोवोटेल होटल में बना हुआ है, कोई यहाँ वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस चुटफुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है? तो हम ये पूछना चाहते हैं और जाहिर है, साफ है कि ये बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है और ये चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पे ही काम कर रहा है। अब देख लीजिए, इसके इशारे पर काम कर रहा है कि उसके इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन बात यह है कि ममता बनर्जी के तगड़े सिपाही का तमगा ये सब लेकर चल रहे थे। कह रहे थे ये सच्चे पक्के सिपाही है, अचानक ये कच्चे सिपाही कैसे हो गए? ऋतुपर्ता टीएमसी में लड़ाई सिर्फ जो है वो पार्टी पर कब्जे की नहीं है, बल्कि पार्टी के अकाउंट में पड़े 1000 करोड़ रुपए की भी है। कितने की? 1000 करोड़। केवल ये ऐसा नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी पैसा, इसीलिए दोनों गुट जो है पार्टी में पैसे को लेकर भिड़ गए हैं। ममता बनर्जी को इस मामले में हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लग गया। क्यों? ममता गुट ये चाह रहा था कि पार्टी के बैंक खाते अनब्लॉक कर दिए जाए ताकि वो पैसा निकाल सके, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है जल्दी से आपको बता देती हूँ। पिछले महीने 19 जून को टीएमसी के बागी गुट ने थाने में शिकायत देकर मांग की कि टीएमसी के पार्टी खातों में जमा फंड के सोर्स की जांच की जाए। ठीक है, कहा भाई ये पैसा कहां से आ रहा है पता लगाओ। इसके अगले ही दिन यानी 20 जून को पुलिस ने शिकायत के आधार पर टीएमसी के तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। मतलब आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अच्छा, इन खातों में कितना पैसा था? 440 करोड़। और यही 440 वोल्ट का झटका बन गया। 29 जून को अदालत ने टीएमसी को निर्देश दिया कि वो पुलिस की कार्रवाई पर बैंक और पुलिस को औपचारिक नोटिस दे। 30 जून को हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए क्या कहा कि वो इस मामले को स्पेशल केस की तरह नहीं देखने वाली। आज यानी 2 जुलाई को हाई कोर्ट ने टीएमसी के बैंक खातों को
अनफ्रीज करने से इनकार कर दिया कि नहीं भैया ये हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पुलिस को पूछा जरूर, ये बड़ी जल्दी में तुम लोगों ने फ्रीज कर दिया, एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन फ्रीज कर दिया, क्यों भाई, क्या जरूरत थी ऐसी? ये कोर्ट ने पूछा है। यानी फर्जी यहां पर अकाउंट है, अकाउंट से पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, ये शिकायत की और अगले ही दिन फ्रोजन। पार्टी फंड पर कब्जे की कानूनी लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी। दोनों गुट इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो महाराष्ट्र में हो रहा था वो यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। शिंदे, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, पार्टी किसके पास गई? एकनाथ शिंदे के पास। सिंबल किसके पास गया? एकनाथ शिंदे के। पहले वो कह रहे थे कि ये बागी है, लेकिन वही बागी बन गया असल पार्टी का हकदार। तो यहां क्या होगा, खेला होबे, हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ रहे हैं न्यूज की पाठशाला में। भूगोल की क्लास। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, जल्दी से ये देख लीजिए और उसके बाद हम आते हैं सीधा इस बात पर कि आज चर्चा क्यों हो रही है। पता है चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के जनसंपर्क विभाग के महासचिव और देश के पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश एक्स पर एक पोस्ट लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन होने के नाते पता होनी चाहिए खबर। 162 शब्दों में जयराम रमेश अपने पोस्ट में मोदी सरकार की एक प्रोजेक्ट की निंदा करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम बता देती हूं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि ये आपदा की तरफ जाता हुआ कदम है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो कहते हैं प्रोजेक्ट के खिलाफ 5 याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में है। देश के पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी कटघरे में खड़ा करती है हमें, और नैतिक जिम्मेदारी भी कटघरे में खड़ी है, वो लिख रहे हैं। और ये तो आज का पोस्ट है जयराम रमेश का। उन्होंने इस मुद्दे पर जून 2021 से आज की तारीख तक पता है कितनी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है? लगभग 40 बार, और टू बी प्रिसाइज 39 बार। मीडिया पोस्ट, पत्र लिखे, राज्यसभा में अपनी बात रखी, और ये जानकारी मुझे खुद से नहीं मिली है, जयराम रमेश ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। अच्छा, और पूरी की पूरी कांग्रेस इस द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जबरदस्त विरोध में है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आर्टिकल लिख चुकी हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद 5 जून को ग्रेट निकोबार पहुंचे, स्कूबा डाइविंग की और प्रोजेक्ट का विरोध जताया। कांग्रेस इस विरोध की वजह पर्यावरण को बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे। कितने? 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। जहां तक पेड़ लगाने की बात है, तो सरकार कह रही है कि जो पेड़ निकोबार में कटेंगे उससे कई ज्यादा एमपी और हरियाणा में हम लगाएंगे। जगह भी तय कर दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैडम अगर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में सारी चीजें हो चुकी है तो दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत बताऊं उससे पहले ये तो समझ लीजिए ग्रेट निकोबार चीज है क्या और ये प्रोजेक्ट है क्या, और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। तो आइए हुक्म, चलते हैं बोर्ड बाबू की तरफ। लेकिन कलम काका कहाँ हैं? ये रहे हमारे कलम काका। और ये चलिए, हाँ, कहाँ है ग्रेट निकोबार द्वीप? इस तरफ है, ठीक है। ये जो है दक्षिण पूर्वी इलाका है हमारा। ये भारत का मैप है। भारत के साउथ ईस्ट के हिस्से में अंडमान सी और हिंद महासागर के बीच यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, ठीक है। छोटे टापू हैं। इन टापुओं की संख्या कोई बता सकता है? 572। कितने द्वीप हैं यहां पर छोटे छोटे? 572। यानी समंदर के बीच जमीन या पहाड़ का छोटा जो हिस्सा है वही द्वीप, और उसी द्वीप के समूह को कहते हैं अंडमान और निकोबार। इन्हीं 572 द्वीपों में से एक है द ग्रेट निकोबार द्वीप। क्या है? अब वो नेक्स्ट वाला मैं आपको ग्राफिक बता देती हूँ। ये आ गया, दिख गया आपको? ये है ग्रेट निकोबार, ये वाला। ये सारे छोटे छोटे द्वीप है, हाँ। और ये सबसे बड़ा द्वीप है, उसको मैंने थोड़ा जूम करके बताया है, द ग्रेट निकोबार। अब यहां पर सरकार ने क्या सोचा है? सरकार ने सोचा है कि 4 चीजें बनाएंगे हम।
4 चीजें कौन कौन सी बनाएंगे? सबसे पहले तो बनेगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ये रहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, पहला काम करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक टाउनशिप एरिया बनाएंगे ताकि लोग भाई रह सके अगर जो भी प्रोजेक्ट के लिए। फिर उन्होंने कहा एक अपन पावर प्लांट भी बनाएंगे, ये अपन राजस्थानी वाला है, हाँ, मध्य प्रदेश में भी अपन कहते हैं। और इन सबसे बड़ी चीज वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ऊपर से निकल गया क्या है ये? मेरे भी ऊपर से निकल गया था। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ये क्या होता है, इसको समझाती हूँ। नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसको मैं पहले आसान शब्दों में समझाती हूँ, और आसान शब्दों के लिए एक उदाहरण ये है कि दिल्ली से कोई सामान राजस्थान के गंगानगर में मुझे भेजना है, या फर्ज कीजिए आपको भेजना है। कहाँ भेजना है? राजस्थान के गंगानगर में। लेकिन यहां से जो वो कुरियर वाले हैं ना, वो ट्रक को डायरेक्ट बीकानेर तक नहीं ले जाते, मतलब डायरेक्ट जो है वो गंगानगर तक नहीं ले जाते, माफ कीजिएगा। वो क्या करेंगे? बीकानेर तक जाएंगे। तो बीकानेर जाकर वो सामान को थोड़ा टाइम स्टोर करेंगे, फिर बीकानेर से एक छोटा जो कुरियर ले जाने वाला है वो गंगानगर में आपके कुरियर को लेकर जाएगा। तो वो जो बीच में स्टॉप हुआ ना, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल कंटेनर मतलब शिपमेंट। वहीं पर उसी को समझ लीजिए आप, जो बीकानेर है वो बीकानेर हो गया ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। और भारत में आपको पता है एक भी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल नहीं है। भारत में जो भी पोर्ट है उसकी गहराई बहुत कम है, तो यहां पर बड़े समुद्री जहाज किनारे पर आ ही नहीं पाते। तो पता है आपको इसके चक्कर में क्या होता है? मान लीजिए कतर से कोई सामान भारत आना है, तो वो सीधा भारत नहीं आ सकता, उसे जाना होगा या तो कोलंबो या फिर सिंगापुर। फिर वहां से कोई छोटा जहाज आएगा हमारे देश में, उसको लेकर आएगा, छोटे छोटे जहाज। इसी चक्कर में आपको पता है हर साल भारत का करीब 1894 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 1894 करोड़ रुपए। और ग्रेट निकोबार द्वीप में जहां इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, वहीं समुद्र की गहराई 20 मीटर है। तो वहां क्या बड़े जहाज परफेक्ट उसके लिए वो इलाका, और इसीलिए हमें जरूरत है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर भारत में हर साल 2000 करोड़ रुपए बच जाएंगे तो भारत के सिविल एविएशन विभाग के साल भर के बजट के बराबर है ये तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो कर देना चाहिए। दिक्कत है उस सिस्टम की, इकोसिस्टम की, मानसिकता की। हम लोग जब नया घर बनाते हैं तो वो घर के बाहर एक नजर बट्टू नहीं लगाते हैं कि नजर वजर ना लग जाए, कोई आके और कोई रोक टोक ना कर दे, ये जलने वाले कुछ उटपटांग चीज ना कर दे। ऐसे ही हमें भी अपने बड़े बड़े विकास परियोजनाओं के लिए नजर बट्टू का इस्तेमाल करना होगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये बुरी नजर लगाने वाले केवल यहां नहीं बाहर भी बैठे हुए हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। और जेनजी को आज याद नहीं होगा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, याद कीजिए, नर्मदा नदी के ऊपर बन रहा था। तब भी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में मेधा पाटकर जैसे तमाम लोग आए थे, नर्मदा बचाना है, पेड़ पकड़ के खड़े हो गए थे, याद कीजिए आप। विरोध इतना बड़ा कि विश्व बैंक ने इस योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए। और इसके बाद 1993 में गुजरात सरकार ने बॉन्ड जारी किए। आप जाइए गुजरात के लोगों से बात कीजिए, आपको पता पड़ेगा गुजरात सरकार को बॉन्ड जारी करने पड़े, पैसा नहीं था। गुजरात के लोगों ने उस बॉन्ड को खरीदा, अपने गहने बेचकर, अपनी बचत के पैसे लगाकर खरीदा। इस बॉन्ड के पैसे से फिर डैम का निर्माण हुआ। सरकार को इस बॉन्ड से 256 करोड़ उस वक्त मिले थे। आज यही सरदार सरोवर बांध 131 शहरों, 9633 गांव की प्यास बुझा रहा है। कितने गांव की? 9633। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र का सूखा इसने खत्म कर दिया है। अगर ये परियोजना नहीं होती
तो आज भी वो सूखे की कहानी रोज हमारे सामने होती। ये तो बस एक उदाहरण भर मैंने आपको दिया है। भाखड़ा नांगल डैम से लेकर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, देश में हर बड़े विकास परियोजना का विरोध हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टियां करें वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बड़ी एनजीओ विरोध करते खड़ी हो गई थी। ऐसे ही थोड़ी देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ, आपको पता था ये बात? हमारे देश में दुनिया भर के मुल्कों से सबसे ज्यादा एनजीओ हैं हमारे देश में। गिनती बताऊं? क्या सोच रहे हैं आप, कितनी होगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? 37 लाख एनजीओ इस देश में है, ऐसा कहीं नहीं है। एक और बात बताऊं, भारत में 811 नागरिकों पर एक डॉक्टर है। आंकड़े बताते हैं 811 नागरिकों पर एक डॉक्टर। एनजीओ पता है कितने लोगों पर है? 600 लोगों पर एक एनजीओ। ये हालत है। तभी सरकार जब विदेश से चंदा लेने के कानून को सख्त करती है तो हंगामा मच जाता है। ट्रंप कहते हैं 21 मिलियन डॉलर भारत की सरकार गिराने के लिए अमेरिका से दान के जरिए भारत पहुंचाने की योजना खबरें आती हैं। ऐसे ही एनजीओ के जरिए भारत की विकास योजनाओं को रोका जाता है। आज कांग्रेस जिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है, उसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। 1970 में इस देश में किसकी सरकार थी? फिर आप कहेंगे पीछे चली जाती हैं आप, नेहरू जी की बात करती हैं, उनकी बिटिया जी की बात करती हैं। भाई जिसकी सरकार होगी उसी की बात करूंगी ना। 1970 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब पहली बार अंडमान निकोबार में व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम शुरू किया। फरवरी 2075 में इसी अथॉरिटी ने बताया कि द ग्रेट निकोबार द्वीप पोर्ट बनाने के लिए सबसे बेहतर जगह है। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। 1970 की बात कर रही हूं, 1975 तब भी कांग्रेस ही की सरकार थी। उस वक्त भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, लेकिन फिर मामला अटक गया। करीब 34 साल बाद कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने फिर से इस रिपोर्ट की जांच शुरू की। 2010 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, मामला फिर अटक गया। फिर मोदी सरकार आई। 2015 में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। अटकी नहीं इस बार फाइल, अटकी भटकी लटकी नहीं। आज जो सोनिया गांधी इस प्रोजेक्ट के विरोध में आर्टिकल लिख चुकी हैं, उनके सानिध्य में चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा था, मैं पढ़कर सुनाती हूं। 19 अप्रैल 2010 को मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री जी.के. वासन ने यह माना कि सरकार के पास प्रस्ताव है ग्रेट निकोबार में पोर्ट के निर्माण को लेकर, बस रिपोर्ट का इंतजार है। प्रस्ताव था उन्हीं का, यानी इंदिरा गांधी के वक्त 1975 में बता दिया गया कि द ग्रेट निकोबार सही जगह है पोर्ट निर्माण के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार न जाने कौन सी रिपोर्ट का इंतजार करती रह गई। हाँ, कुछ हुआ हो कि ना हुआ हो, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1986 में यहां छुट्टियां जरूर मनाने के लिए गए थे। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी आप समझिए अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से चीन अपनी जरूरत का 70% ऊर्जा का सामान, 80% कच्चा तेल लाता है। दुनिया के व्यापार का 20 से 30% हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। तो सोचिए ना, अगर भारत इस इलाके में मजबूत होगा, भारत का पोर्ट बनेगा, तो एक तरह से तीसरी आंख की तरह काम करेगा ना। और इसीलिए जरूरी है, लगातार इस पर बात हो रही है, भारत को हिंद महासागर में ग्रेट बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है, और इसका विरोध देश के लिए ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में मॉरल साइंस की क्लास। कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिसको पढ़ने के लिए मैं बार बार कहती हूँ जिगरा चाहिए, और सुनने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देना, वो जो पानी की वो जेट वाली वो होती है, जेट स्प्रे, उससे पानी मारना, ऐसी ऐसी सजा बच्चों को, मासूमों को टॉर्चर, वो भी डे केयर में। यही वो चैप्टर है। बेंगलुरु से एक ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा देगी। एक नामी टेक कंपनी केप जेमिनी, उसका डे केयर सेंटर छोटे छोटे बच्चे और जो हश्र उनके साथ हुआ है वो हिला देने वाला है।
2 से 3 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें डे केयर में छोड़कर गए, ये सोचकर कि यहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम बगैर किसी टेंशन के अपना काम खत्म करके उन्हें घर लेकर जाएंगे। उनके साथ क्या हुआ जानते हैं? ये ब्लर हो गई ये तस्वीर, आप देख नहीं पाएंगे और हम दिखा भी नहीं सकते। आरोप ये है कि डे केयर में काम करने वाली 5 कर्मचारियों ने इनके साथ बहुत गलत किया, डराया, धमकाया और जब नहीं माने तो ये फ्रंट लोडिंग वाली वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके अंदर डाल दिया। जबरदस्ती वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पर ये बैठाया करती थी। टॉयलेट के जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी की तेज बौछार मारती थी। रोते बच्चों को चुप कराने के लिए उन्हें बाथरूम में बंद कर देती थी। कैमरा था, रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए पता चल गया कि बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा था। अगर ये वीडियो बाहर नहीं आता तो बच्चों को क्या कर रही हैं ये लड़कियां, ये औरतें, किसी को नहीं पता चल पाता। जिस संस्थान में माँ बाप काम कर रहे थे, उसी संस्थान में उनके बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता हो रही थी, नहीं सोचा होगा। इस डे केयर के बारे में पहले भी बहुत सारी शिकायतें आई थी, लेकिन जिस कर्मचारी ने शिकायत की उसे ही नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि वो पुराने दिन अच्छे नहीं थे जब हम जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। काका, काकी, दादा, दादी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, माँ चली गई तो काका काकी संभाल लेंगे। 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे हुआ करते थे, कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता। और आज दौड़ ऐसी कि अगर नौकरी पर नहीं गए तो प्रेशर अलग, और अगर घर पर रह गए बच्चों के साथ तो प्रेशर अलग। इसका हल क्या है? वो आपको और हमको मिलकर ढूंढना है। सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? आपने अक्सर देखा होगा आपके बाथरूम में, किचन में, वॉशिंग एरिया में कभी ना कभी नल से पानी की बूंदें जरूर टपकती होंगी। आपको भी लगता होगा एक एक बूंद पानी गिरने से क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है हुकम, बताती हूँ कैसे। रिसर्च के मुताबिक भारत में रोजाना 4,900 करोड़ लीटर नल का पानी बर्बाद हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी नल से हर सेकंड एक बूंद टपकती है तो इससे हर दिन करीब 19 से 20 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अगर हम रोजाना 4,900 करोड़ लीटर नल का पानी बर्बाद होने से बचा ले तो यह पानी 32 करोड़ 67 लाख लोगों के एक दिन की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, बदलाव किसी और से नहीं, आपसे शुरू होगा। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो कल का कल ठीक करवाइए। मुझे इजाजत दीजिए, फिलहाल आपसे विदा लेनी है। घंटी से पहले देखिए याद आ गया मुझे भी। कल फिर 8:50 पर आपसे मुलाकात होगी। आप टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला।